नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम एक टॉपिक करते हैं। आपदा से रिलेटेड है ये। आपदा के अंतर्गत हम लैंडस्लाइड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भूस्खलन होता क्या है और क्या इसका हम पहले पता लगा सकते हैं। क्या इसके रिगार्डिंग कारण है, कॉज क्या है जिसके कारण भूस्खलन होता है, उपाय क्या हो सकते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना मददगार हो सकता है भूस्खलन जैसी समस्या के समाधान में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला चीज है भूस्खलन। ठीक है, मतलब लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कहते किसको है? तो लैंडस्लाइड देखिए, अगर हम इसको ऐसे दिखाएं आपको, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, तो यहाँ से ये गुलास्म होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो नीचे की तरफ आते हैं, स्लिप करते हैं, स्लम्पिंग जिसे बोलते हैं। इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण जब पत्थर ऊपर से नीचे की ओर स्लम्प करते हैं, तो इसे ही हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके कई मैंने परिभाषा देने की कोशिश की है और कंडीशन भी जानेंगे कि कब इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। देखिए, तीव्र ढलान से कोई लैंड मास, ये तीव्र ढलान है। ठीक है, तो कोई लैंड मास जब ऊपर से नीचे की ओर खिसक जाता है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है, तो इसे हम लैंड स्लिप कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? लैंड स्लिप। मतलब, और यह सूक्ष्म स्तर का होता है। जब यह सूक्ष्म स्तर का हो तो इसे हम लैंड स्लिप कहते हैं। कोई भी लैंड मास जो है, जब ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है, उसको लैंड स्लिप कहते हैं। और जब यह बृहद रूप पर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लैंडस्लाइड। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, एक ढलान होती है, तीव्र ढाल होता है, तो वहां से लैंड मास जो है ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लैंड स्लिप कहेंगे। और यह सूक्ष्म स्तर पे होता है, लेकिन जैसे यह बृहद स्तर पर होने लगे तो इसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ही ये लैंड मास ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है। ठीक है, अब देखिए, कम से कम 10 स्क्वायर मीटर लैंड। कितना? 10 स्क्वायर मीटर लैंड। अगर 10 स्क्वायर मीटर लैंड प्रभावित होता है, तब इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? लैंडस्लाइड की कैटेगरी में रखेंगे। तब इसे हम लैंडस्लाइड की श्रेणी में रखते हैं। तो याद रखिएगा, कम से कम कितना लैंड प्रभावित होना चाहिए? 10 स्क्वायर मीटर तक का लैंड। ठीक है, देखिए, लैंडस्लाइड एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? नेचुरल प्रक्रिया है। और आपको पता है, पृथ्वी का निर्माण हो या पर्वत का निर्माण, नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है, टेक्टोनिक मूवमेंट के हिसाब से। ठीक है, और लैंडस्केप, कोई भी लैंडस्केप या पर्वत जब विकसित होता है, तो लैंड मास क्या होता है? मूव करता है। आपको पता ही है कि अभी भी हमारा जो हिमालय है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो लैंड मास मूव करता है। पर्वत भी ऐसे ही बना है और पृथ्वी भी। कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हाई एनर्जी पे होता है, तो ये जो लैंड मास होता है वो हाई एनर्जी पे होता है, और वो क्या चाहता है? लो एनर्जी पर आने की कोशिश करता है। तो हाई एनर्जी से, जैसे हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है कोई भी लैंड मास। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? लैंडस्लाइड कहेंगे। अभी तक हमारे स्लोप, जो ढाले थी, ये ढाल स्टेबल कंडीशन में थे, लेकिन पिछले 10 सालों से एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या हो रहा है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह से स्लोप्स अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए मूव कर रही है। इसीलिए जो भी लैंड मास है वो
मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। और हिमालय हो या किसी भी रीजन में यह एक व्यवहार कर रही है, ठीक है, हिमालय हो या वेस्टर्न घाट हो, वहां पर ये ऐसा ही अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट, भारत में कौन कौन से स्टेट जो मैक्सिमम लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट है उसके बारे में जानिए। तो ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हैं रेड, ये सब लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट है, मतलब भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। जैसे यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर का ये पार्ट, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ठीक है, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर सिक्किम है, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। थोड़ा सा ईस्टर्न घाट में ये देखिए कोरोमंडल तट का जो एरिया है तमिलनाडु, तो ये सभी एरिया क्या है, लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इसके मेन रीजंस क्या हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा वायनाड में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, बाढ़ भी आ गया, और इसका मेन रीजन क्या था, एक्सट्रीम इवेंट घटित हुआ, मतलब चरम स्तर पर बारिश हो गई। अब देखिए कारण, पहला कारण जहां नीचे सॉलिड रॉक्स कम होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी क्षेत्र जैसे लेते हैं जहां सॉलिड रॉक्स क्या है, कम है, और उस पर ढीली मिट्टी हो, और उस पर जो परत है वो ढीली मिट्टी का है, ये क्या है कि लेस सॉलिड रॉक्स, ठीक है, और ये जो है लूज सॉइल है, ठीक है। साथ ही उस पर वनस्पति कम हो, जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन वनस्पति वो भी क्या हो, कम हो। वहां पर जब पानी तीव्रता के साथ आता है, जैसे ये हमने बारिश हो गया तेज गति से, ठीक है, तो ग्राउंड रिसने के बजाय जो नीचे जाना चाहिए था पानी को नीचे जाना चाहिए था, वो धरातल पर ही बहने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहीं पर धरातल पर ही फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे में एक फोर्स बन जाता है, तो एक फोर्स जनरेट होता है, और वहां की लैंड अप स्लोप से डाउन स्लोप की तरफ स्लिप करती है। तो ये जो लैंड है, जैसे ये लैंड था, अब वो अप स्लोप से, ये अप है तो ये डाउन की तरफ मूव करने लगेगा। तो यही जो है लैंडस्लाइड का रूप ले लेता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर नीचे का रॉक जो है सॉलिड कम है, और उसके ऊपर जो है लूज मिट्टी है, ढीली मिट्टी है, और वनस्पति क्या है, कम है, तो जब बारिश होगी और पानी तीव्र गति से आएगा तो वो पानी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, अंतः स्पंदन की क्रिया नहीं हो पाती है, और वो धरातल पर ही बहने लगता है। इससे क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, और जो ये लैंड है वो अप स्लोप से डाउन स्लोप की ओर मूव करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड स्लाइड कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा रीजन क्या है, जलवायु परिवर्तन में तेजी। तो देखिए जलवायु परिवर्तन में तेजी लैंडस्लाइड को दो तरीके से ट्रिगर कर रहा है। क्या है, एक है भूकंप और दूसरा है वर्षा। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो जियोलॉजी है वो कांस्टेंट है। जियोलॉजी कहने का मतलब वहाँ का जो भी मिट्टी का प्रकार है, या आपको पत्थर है, या वनस्पति है, वो सब क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो मिट्टी है
उसके प्रकार में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है और मानवीय हस्तक्षेप, जो क्लाइमेट चेंज का असर है और ह्यूमन इंटरवेंशन है, वो ज्यादा प्रभावी हो गए हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया सिक्किम, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन है, जो आप रीजन अभी दिखाया था मैंने, ये वेस्टर्न घाट का हो गया। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इन सभी जगहों पर लैंडस्लाइड चरम वर्षा तो कारण है ही, इन क्षेत्रों में चरम वर्षा तो रीजन है ही, लेकिन कई ऐसे मानव गतिविधियां हो रही है इन क्षेत्रों में, मानव हस्तक्षेप बढ़ा है। जैसे ये उत्तराखंड है, यहाँ पर 4 धाम प्रोजेक्ट, ठीक है। लगभग ये कितना है, 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही कई तरीके के सड़क आपदाएं पैदा हो रही है, ठीक है। दूसरा देखिए, हिमालय का पारितंत्र कैसा है। जो हिमालयी क्षेत्र है, तो वहां पर कैसा पारितंत्र है। तो अगर हमको लिखना हो लैंडस्लाइड के बारे में, तो हम 2 पार्ट में बांट कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो हम हिमालय के पारितंत्र को बता सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में क्या स्थिति है। तो जो एक पहला कारण बताया कि हाँ, कई जगहों पर क्या है, सॉलिड रॉक्स नहीं है, तो वो दोनों में आप लिख सकते हैं। और हिमालय का पारितंत्र में वहाँ क्या है, संवेदनशील ज्यादा है, उतना ही अधिक मानवीय गतिविधियों का क्या हो रहा है, दबाव हो रहा है। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और आपदाओं की आवृत्ति में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जोशीमठ की धरती अनियंत्रित निर्माण का दबाव सहने लायक नहीं है। वहां वहां पर हम रेगुलर ही क्या कर रहे हैं, निर्माण गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। जोशीमठ एरिया में क्या हो रहा है, निर्माण गतिविधि बढ़ गया है। इस कारण से यह दबाव को सहने में क्या है, सक्षम नहीं है। हिमालय क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी बरसात गुजरती हो, हर साल ऐसी स्थिति पाई जाती है जब जोशीमठ एरिया में भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं ना हो, ठीक है। इससे बड़े पैमाने पर क्या होता है, जन हानि और धन की हानि होती है। इसका मेन रीजन क्या है, इन क्षेत्रों में खंडित या दरारों वाली चूने पत्थर की चट्टानें मिलती है। क्या मिलती है, चूने पत्थर की चट्टान है, जो जिसमें खंडित है, या तो वो डिवाइडेड है या दरार है, ठीक है। बहुत सारे क्रैक्स हैं। इनकी दरारों में बरसात में पानी भर जाने के कारण ढाल वाली धरती की सतह धंसने या खिसकने लगती है। पत्थर है वो चूने पत्थर वाले हैं, तो इसके कारण वो खंडित भी हैं और उसमें दरार भी है, जिससे बरसात में पानी भर जाती है और फिर वो धीरे धीरे अप स्लोप से डाउन स्लोप की ओर खसकने लगते हैं और इससे धसान या खिसकाव होने लगता है। तो एक आप उदाहरण हिमालय पारितंत्र का दे देंगे, जोशीमठ का। अब आ जाइए वेस्टर्न घाट के बारे में जानते हैं, केरला के बारे में। केरल में वायनाड में अभी आपने देखा होगा, ठीक है। तो केरल की बात करें तो चरम वर्षा तो कारण है ही, चरम वर्षा तो उधर भी कारण है और यहाँ भी कारण है। वहीं हिमालय क्षेत्र में भूकंप, 2 ट्रिगर पॉइंट मैंने बताया था, चरम वर्षा और भूकंप। लेकिन बीते वर्षों में यहाँ पर चरम वर्षा की मात्रा और तीव्रता में वृद्धि देखी गई है। जैसे एक अन्य कारण देखिए, तीसरा, वो है हाई एल्टीट्यूड। ये भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, चाहे वो हिमालय का क्षेत्र हो या दक्षिण का क्षेत्र हो। हाई एल्टीट्यूड जो है एक प्रभावी कारण है लैंडस्लाइड के लिए। उदाहरण के लिए वायनाड में भी कम से कम 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र मिल जाएंगे। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इन ऊंचाइयों पर हम पर्यटन
गतिविधि को रोक नहीं पा रहे हैं, रेगुलर वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं। अब पर्यटन होगा तो होटल इंडस्ट्री डेवलप करेगा, कॉटेज का निर्माण होगा, होम स्टे की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सब कैसे हो रहा है? हम पहाड़ों को काट रहे हैं। तो इससे क्या है, निर्माण कार्य में वृद्धि हो रही है। और चूंकि हमारे जो पहाड़ हैं वो उतने सॉलिड नहीं है, इस कारण से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही है। और चरम मौसमी घटनाएं तो हो ही रही है। कम समय में, एक ही दिन में या एक घंटे में बारिश अधिक मात्रा में हो जा रही है। जैसे वायनाड में बाढ़ व भूस्खलन से हुई बारिश, भारी तबाही ने एक बार फिर से अनियोजित विकास, तो अनियोजित विकास में क्या है, मानवीय गतिविधियां, पश्चिमी घाट के नजदीक होने की वजह से वहां भूस्खलन का खतरा क्या है, बना रहता है। तो एक तो अनियोजित विकास हो रहा है, और दूसरा क्या है, ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है तो हाई एल्टीट्यूड भी है, और वनस्पति की मात्रा भी कम होती जा रही है। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या वहां पर कमी हुई है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें मॉनसून का पैटर्न क्या हो रहा है, बदल रहा है। तीसरा जो मेन रीजन है वायनाड में, एक है एटमॉस्फेरिक रिवर या फ्लाइंग रिवर। अब ये क्या होता है, तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल के वाष्पित होने से नमी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ एटमॉस्फेरिक रिवर या फ्लाइंग रिवर बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, जो बाढ़ का भी कारण बनता है और वही लैंडस्लाइड को जन्म देता है। तो देखिए, वेस्टर्न घाट क्या है, अरब सागर के नजदीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, निम्न वायु दाब के क्षेत्र का विकास हो जाएगा, और इससे वाष्पन की क्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है, और फिर बादल जो है बारिश का रूप धारण कर लेते हैं, और इसी को हम फ्लाइंग रिवर कह रहे हैं, और फिर तुरंत ही कम ही समय में अधिक बारिश होने लगती है, और इससे लैंडस्लाइड बढ़ जाता है। और क्या रीजन बताए जा रहे हैं वो देखिए, कर्नाटका, तमिलनाडु के राज्य में सदी की सबसे भयावह बाढ़ देखी गई है। अब देखिए, केरला में बाढ़ की जितनी थ्योरी दी जा रही है उसमें एक अहम बिंदु क्या है, गाडगिल रिपोर्ट। तो गाडगिल साहब ने रिपोर्ट दिया था, तो उन्होंने जो कहा वो था, ये गाडगिल रिपोर्ट कब आया था, 2011 में। तो अगस्त 2011 में प्रस्तुत गाडगिल रिपोर्ट, जिसके चेयरमैन पर्यावरणविद माधव गाडगिल थे, एम गाडगिल इनको कहा जाता है, ने चिंता जताई थी कि मानव के हस्तक्षेप के चलते पश्चिमी घाट गंभीर खतरे में है। घाट के 37% हिस्से पारिस्थितिकी रूप से बेहद संवेदनशील है। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि जो ये 37% हिस्से लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया, इन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी रूप से बेहद संवेदनशील है, इस पर मानव गतिविधियां प्रतिबंधित की जानी चाहिए। ठीक है, मानव का हस्तक्षेप एकदम ही बंद कर देना चाहिए, और इसको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने यह भी कहा कि खनन पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की, तो जो माइनिंग की जा रही है वेस्टर्न घाट में, उसको भी रोकने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया था। इसके अलावा पहाड़ी ढालों पर खेती ना करने, तो जो स्लोप से पहाड़ी ढाल है वहां पर खेती ना करने, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने तथा निर्माण कार्य पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी। तो जो मानव का हस्तक्षेप है उसको उन्होंने कम करने की बात की, माइनिंग सेक्टर पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, जो कृषि का विस्तार किया जा रहा है पेड़ पौधों को काट के, उसको उन्होंने कहा कि पहाड़ी ढालों पर ये गतिविधियां बंद की जानी चाहिए, और निर्माण कार्य को, जैसे जो पर्यटन का तीव्र गति से विकास हो रहा है, तो हाई एल्टीट्यूड पर इनको रोका जाना चाहिए। अब आगे देखिए, एक शोध के अनुसार 1920 से 1990 तक पश्चिमी घाट के
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के हिस्से के 40% वनों को या तो खत्म कर दिया गया है या फिर उन्हें खेतों में तब्दील कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 1920 से 1990 के बीच में कितने परसेंट वनों की कटाई कर दी गई है? लगभग 40%। तो स्वाभाविक है कि वेजिटेशन जैसे जैसे कम होगा तो पहाड़ें कमजोर हो जाएंगी और जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर होता है, जैसे ये बारिश हुआ और पानी जो फिर ये जैसे पहाड़ हुआ, मिट्टी हुआ, इसे छन के नीचे जाती है, वो कम हो जाता है और वो धरातल के नजदीक ही बहने लगते हैं। इससे एक फोर्स जनरेट होता है और इसीलिए लैंडस्लाइड की घटना घटित होती है। तो ध्यान रखना है कि वनों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। दूसरा चीज देखिए, हिमालय क्षेत्र का एक और उदाहरण जो पहले मैंने बताया था, यहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जा रही है? यहाँ पर परतदार चट्टानें पाई जाती है। कैसी? परतदार पठार है। इसका मतलब है कि यहाँ मिट्टी कैसा होता है? लूज होता है। और दक्कन के पठार मतलब वेस्टर्न घाट में मिट्टी का जो निर्माण होता है लावा और मैग्मा से बना होता है, जिसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। वह भी मिट्टी क्या होती है? लूज है। हालांकि दक्कन पठार की पेरेंट रॉक हिमालय की तुलना में काफी सॉलिड है, लेकिन यदि ऊंचाई है और वेजिटेशन में कमी आ रही है, क्योंकि हमने 40% तो वनों का सफाया कर दिया है खेत के विस्तार करने के लिए, तो इसके कारण मिट्टी क्या हो रही है? वो लूज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह ही लैंडस्लाइड की घटनाएं घटित होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों जगह आप कॉमन पॉइंट भी लिखेंगे और एक एक अलग अलग पॉइंट आप डाल सकते हैं कि हाँ, हिमालय के क्षेत्र में जो मैकेनिकल या भौतिक कारक क्या है? परतदार चट्टान है। दक्कन के पठार के क्षेत्र में या वेस्टर्न घाट में क्या स्थिति है? वहां का पेरेंट रॉक तो सॉलिड है, परंतु वहां मानव गतिविधियों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है वो क्या कह रहे हैं? भूस्खलन से दुनिया भर में जितनी मौतें होती है उसमें 8% भारत में ही होती है। अब आप समझ सकते हैं कि लैंडस्लाइड से दुनिया में जितनी मौत हो रही है उसका कम से कम कितना? 8% भारत में हो रहा है। इसरो इसरो ने देश के 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उन 147 जिलों की रैंकिंग जारी की है जहां भूस्खलन होने का सर्वाधिक जोखिम है। ठीक है, उसमें उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल को पहला स्थान और इसको दूसरे स्थान पर रखा है, जबकि केरल का त्रिशूर जिला तीसरे स्थान पर रखा गया था। ठीक है, तो इसरो ने क्या किया था? एक रैंकिंग जारी की थी और उन्होंने बताया था कि 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से किन क्षेत्रों में जो है भूस्खलन का प्रभाव सर्वाधिक है। तो उसमें उन्होंने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल को प्रथम और द्वितीय स्थान दिया और केरल का त्रिशूर जिला तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं देखिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के मुताबिक 1998 से 2022 के बीच में देश में भूस्खलन की 80,000 घटनाएं हुई है। कितनी? 80,000 घटनाएं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इसरो की बातों को भी लिख सकते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग, क्योंकि आप भूस्खलन को डिफाइन करेंगे उसके बाद इनको जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक्वाडक्ट फ्लड टूल का उपयोग करके किए गए विश्लेषण में पता चला है कि भारत उन 15 देशों की सूची में सबसे आगे है जिनकी कुल आबादी का 80% जनसंख्या, कितना? 80% जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। तो जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, जिससे कम समय में अधिक बारिश हो जा रही है, जिससे बाढ़ की घटनाएं भी क्या हो गई है? बहुत तीव्र हो गई है। भारत उन देशों की सूची में भी शीर्ष पर है जहां बाढ़ से सबसे अधिक
जीडीपी प्रतिशत प्रभावित है, लगभग 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है 5.4 बिलियन डॉलर के साथ। अब देखते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या लैंडस्लाइड को रोकने में सक्षम है। तो देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, हर लैंडस्लाइड का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है। इसका कारण यह है कि हर स्लोप एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो हर स्लोप, जैसे ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, तो हर स्लोप एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। हिमालय क्षेत्र का जो स्लोप है उसका एंगल कुछ अलग है, जबकि वेस्टर्न घाट का जो स्लोप है वहां का एंगल कुछ अलग है। तो हर स्लोप एक दूसरे से क्या है, अलग है। लैंडस्लाइड की फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान, ये चुनौती यह है कि उसे हम समय रहते पता कर सकते हैं, लेकिन वह साइट स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, साइट स्पेसिफिक होता है। लैंडस्लाइड की फोरकास्टिंग की जा सकती है, परंतु समस्या क्या है, चुनौती क्या है कि हर लैंडस्लाइड क्या होता है, साइट स्पेसिफिक होता है। लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम जिस साइट पर लगाई जाएगी, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिस साइट पर लगाई जाएगी वह हमें वहीं की जानकारी देगी। यदि कुछ ऐसी जगह है जहां आबादी है, लैंडस्लाइड का खतरा है, वहां ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इसके लिए क्या चाहिए, इच्छा शक्ति, विल पावर, ठीक है, और काफी पैसा चाहिए, धन की भी आवश्यकता होती है। तो एक तो ये साइट स्पेसिफिक होगा, अगर जहां लगाया गया वहां की जानकारी तो ये देगा, लेकिन उसके अलावा अदर क्षेत्रों की यह जानकारी नहीं दे सकता है। मतलब एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाकर हम अलग क्षेत्र की लैंडस्लाइड की जानकारी को नहीं ले सकते हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम को तो लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता है और इच्छा शक्ति की। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने से सारी लैंडस्लाइड की पहचान नहीं की जा सकती है, जो मैंने भी कहा, क्योंकि ये साइट स्पेसिफिक होते हैं। कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंसर बेस्ड हैं। तो अभी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसा आ गया है, सेंसर बेस्ड, जो रोजाना लैंडस्लाइड की गति का अंदाजा लगाते हैं और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। ठीक है, जो सेंसर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसकी गति, लैंडस्लाइड की गति का अंदाजा भी लगाते हैं और उनकी एक्यूरेसी भी क्या है, काफी अच्छी है। लेकिन देश में लैंडस्लाइड की पहचान के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो पहले से लगाए हुए हैं, वह पूरी तरह से वर्षा के आधार पर लैंडस्लाइड का एक सामान्य अंदाजा देते हैं। तो जो अभी हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है वो किस आधार पर देते हैं हमें जानकारी, वर्षा के आधार पर। तो ये एक सामान्य जानकारी हो जाती है। इसमें हम यह नहीं बता सकते कि कौन सा स्लोप, मतलब किस स्लोप पर लैंडस्लाइड होगा, तो इसकी जानकारी हम नहीं दे पाते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन ने देश में सेंसर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए हैं, लेकिन वह जहां लगाए गए हैं वह साइट पहले से ही ज्ञात लैंडस्लाइड वाले स्थान है। तो हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम वहीं पर लगाया है जो पहले से ज्ञात है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है। हमने उन क्षेत्रों में नहीं लगाया है या उन क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठा नहीं की है जहां पर नए लैंडस्लाइड के क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो जोखिम वाले स्थान पर यदि सेंसर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएं तो शायद यह बेहतर हो। तो जो ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र हैं वहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी विकास योजना को बनाने से पहले उससे होने वाले नुकसान का जायजा लेना भी अनिवार्य है। तो हम EIA मॉडल को अनिवार्य करने की आवश्यकता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मॉडल को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए और सख्ती से पालन की जानी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए
और इसके साथ ही प्रकृति के मूल चरित्र को अक्षुण्ण रखने की भी आवश्यकता है। तो इस आधार पर यह आवश्यक है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष देते हुए हम गांधी को कोट कर सकते हैं, जो उन्होंने प्रकृति के संबंध में दिया था कि प्रकृति जो है मानव की आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, परंतु उनके लालच को नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये बेहद ही संवेदनशील टॉपिक है और इससे मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही प्री में भी क्वेश्चन आएंगे, तो अवश्य ही आप इनको देखें। और मैंने जो जो भी रीजन बताए हैं, हिमालय क्षेत्र के लिए आप अलग बता सकते हैं, वेस्टर्न घाट के लिए अलग बता सकते हैं, और एक मैप बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि कैसे जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, कैसे हिमालय पारितंत्र का जो जियोलॉजी है वो अलग है, किस तरीके से जोशीमठ का मैंने उदाहरण दिया कि वहाँ पर चूना पत्थर प्रभावित चूना पत्थर चूना आधारित पत्थर ज़्यादा हैं। केरला क्षेत्र में एक हाई एल्टीट्यूड दोनों जगह एक प्रभाव डाल रहा है। केरला क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो हमने पर्यटन गतिविधि को बढ़ा दिया है, मानवीय गतिविधियों का विस्तार हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है फ्लाइंग रिवर या एटमॉस्फेरिक रिवर बन रहा है, वो किस तरीके से वेस्टर्न घाट को प्रभावित कर रहा है, तो ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप मतलब बचाव में क्या बता सकते हैं, तो जो माधव गाडगिल समिति ने रिपोर्ट दी है, उसके साथ ही के कस्तूरी रंगन समिति ने भी रिपोर्ट दी थी, लेकिन आप माधव गाडगिल को ज़्यादा कोट करें क्योंकि उन्होंने जो कहा आज वर्तमान समय में वो सही हो रहा है। तो माधव गाडगिल रिपोर्ट को अवश्य ही लागू किया जाना चाहिए। दूसरा चीज जो ध्यान रखने वाली चीज है, जो वृक्षारोपण है उसको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, स्थानीय भागीदारी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, जो EIA मॉडल है वो अवश्य ही लागू किया जाना चाहिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन अवश्य किए जाने की आवश्यकता है। फिर विल पावर और धन का सही जगह इस्तेमाल करके हम सेंसर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगा सकते हैं। इससे हमें वहाँ का एग्जैक्ट एक्यूरेट जानकारी मिल सकता है, और साथ ही हमें प्रकृति के मूल चरित्र को भी अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आप इसको अवश्य देखें, और चैनल पर नए हैं तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।